क्या 50 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज जो है ना 50 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज करवा दे। मेरे से हो तो गए लेकिन कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं है मेरे लाइन स्पेक्ट्रम के वाले से। से ऑनवर्ड कौन से हैं सर पहले पहले कौन सा 21 की डेफिनेशन करवा दें। सर जी सर अगर आप सारे क्वेश्चन करवाते ना वो ज्यादा बेहतर था। काफी सारे सवाल ऐसे हैं जो मतलब कि स्टैंडर्ड के है ही नहीं सर, अजीब से हैं, कंसेप्ट क्लियर होता ही नहीं है, बड़े कंफ्यूजिंग से हैं या इधर उधर से उठा। सर जैसे आपने कल करवाया था वैसे ही करवा दें, आज भी हो जाएंगे। जितने होते हैं उतने तो हो जाए एटलीस्ट सही तरह। नहीं मसलन कंफ्यूजिंग किस तरह आप कह रहे हो अहमद? सर वैसे अगर ऑर्डर में चले क्योंकि इसके अंदर हम पहले आगे जा रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं, साथ साथ देखते रहेंगे, जो आसान होंगे उनको चले नहीं करेंगे, फिर बीच में कंफ्यूजिंग उसमें है तो सही वो फिर करते जाएंगे क्योंकि बड़े हमने हाइपोथेटिकली आगे पीछे जा रहे हैं। ऐसे कर लेते हैं। इसमें पहला रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट सिंपल है। इमोशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका बताएं क्या होगा? चार्ली नहीं एक सेकंड, इसका डेल्टा होगा। इसका डेल्टा होगा। जी सर डेल्टा इंक्रीजिंग वेलोसिटी है जी। अब इंक्रीजिंग में वो कोई भी केस हो सकता है, ठीक है? नहीं कोई भी तो नहीं हो सकता, वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज भी कर सकती है, नॉन यूनिफॉर्मली भी कर सकती है। हाँ हो सकते हैं। हाँ सर वो हमने स्लोप निकालनी होती है ना, लाइक जो डी के ग्राफ की स्लोप यार अगर देखो, इंक्रीज कर रही होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। देखो एक ये वाला है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये वाला ये भी ये कांस्टेंट है सर, वो वाला स्लोप तो कांस्टेंट है सर उसकी। पहले वाला तो कांस्टेंट है ना? ग्राफ कौन सा है? है सर मेरे ख्याल से इंक्रीजिंग ही है लेकिन कांस्टेंट। वेलोसिटी इंक्रीजिंग वेलोसिटी हमने dt का निकाला है ना। हाँ ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी में ये वाला होगा क्योंकि इसकी स्लोप कांस्टेंट है। जी सर। डेल्टा ऑप्शन होगा। उसके बाद है तीसरा कर लिया, चौथा एवरेज वेलोसिटी आफ्टर कंप्लीटिंग ए सर्कल क्या होगी? आंसर आप लोग बोलते जाए ना। एक सर्कल को उसने 5 सेकंड में कंप्लीट किया तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी यार। एवरेज 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। हाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। एवरेज वेलोसिटी हमेशा इनिशियल फाइनल पोजीशन अगर सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड एज displacement per unit time. Work done by friction is always नेगेटिव। In case of harmonic oscillator, total energy remains कांस्टेंट। constant. A bullet fired from gun can pierce a target. Pierce मतलब फाड़ देना काइनेटिक एनर्जी। due to काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। एक मिनट। बुलेट फायर फ्रॉम द गन, हाँ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गन से जो फायर किया उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ही होगी। कि जिसके पास की है वो देख ले की करके कोई गलत ना हो जाए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एंड मोमेंटम पी स्क्वायर ओवर 2m, इससे कर लें। फोर्स टू स्प्रिंग के हैं, दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम लेंथ विद पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड स्प्रिंग। तो बस इस सिलेबस में नहीं है ना ये सिलेबस में ये ना स्प्रिंग मास सिस्टम की एनर्जी है, तो उसने स्प्रिंग मास सिस्टम का नहीं कहा हमेशा, सिर्फ उसने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का कहा है जी। इस वजह से उसमें नहीं होगा। ए मूविंग बॉडी मूविंग इन ए सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? बोल दें जल्दी। पढ़े तो सही सर। अल्फा ऑप्शन है जी। फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, हां ठीक है। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? अल्फा ही आंसर। एंगुलर ठीक है। जिनमें आपको डाउट हो वो बोलिएगा, और जिनमें सबको डाउट हो वो मुझे कहिएगा, और जिसमें मुझे भी डाउट होगा वो फिर ला बोलूंगा। एंगुलर मेजरमेंट इज नोन एज, ये नहीं पता, इसका बता दो सर। ये नहीं पता एंगुलर मेजरमेंट इज नोन एज सर, उन्होंने सर्कमफेरेंस आंसर दिया सर्कमफेरेंस है। होगा। एंगुलर मेजरमेंट सर्कमफेरेंस होगी। बॉडी सर्कल में मूव करती है ना, तो सर्कल में ये सर्कमफेरेंस के साथ एंगल बन रहा होता है।
और एंगुलर मेजरमेंट में जब एक कंप्लीट रोटेशन होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है कभी भी जीरो नहीं होता, इस वजह से सर्कमफेरेंस होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय V over R. v स्क्वायर ओवर r। कोई भी नहीं है इसमें, नन ऑफ दीज है। स्क्वायर आ जाएगा ऊपर वैसे। डेल्टा v स्क्वायर ओवर r नहीं है, कोई नन ऑफ दीज हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम व्हेन रेडियस इज डिक्रीज, कम होगा तब। v स्क्वायर ओवर r नहीं, सर वैसे आर ओमेगा स्क्वायर भी तो होता है। वैसे दोनों की तरफ उनको इधर बताना चाहिए था कि मोशन सर्कुलर है या फिर दूसरी वाली है। लेकिन जरा क्रिस्टल से मोशन तो सर्कुलर है लेकिन उसमें अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी का पता चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बताई नहीं हुई इसमें। इसमें ऑप्शन नन ऑफ दिस बनता है वैसे। क्यों, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकती है इसलिए। यार ओमेगा के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसमें इंक्रीज आ जाएगा और वही तो। v स्क्वायर और r में डिक्रीज होगा। इसलिए लेकिन ई ये में बीटा है इसका, ये में क्या है, बीटा। सर आई थिंक जो फिर वो सर वाला ये सिंपल standard- दिया ना शायद, इसलिए फिर वो v स्क्वायर डिवाइड बाय r वाला लिखेंगे। अगर सर्कुलर की बात करते तो फिर r ओमेगा स्क्वायर। अगर कुछ भी ना लिखा होगा तो हम लीनियर ही कंसीडर करेंगे। एक मिनट मैं नेट से देखता हूँ कि कोई मुझे इसका पता है। अब इस तरह का पेपर में आ जाए तो फिर बंदा क्या करे। ये सर ये Centripetal acceleration maximum when radius r is नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं दिया होगा ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया होगा। अगर इस तरह का कोई केस आ जाए ना, एक जनरल बात से गौर से पढ़ लेंगे क्या भी केस अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर नहीं आता फिर जो जनरल फार्मूला जो है ना वो चलेगा। जनरल फार्मूला बेसिकली v स्क्वायर ओवर r होता है, ठीक है। जी सर। वैसे तो दोनों ही है लेकिन मेन जो है वो शुरू होता है v स्क्वायर ओवर r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने ना, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर आ जाए v स्क्वायर ओवर r, उससे आपने इसको सॉल्व करना। ये एक ट्रिक याद रख लें। सर सेंट्रीपिटल फोर्स के भी तो जैसे केसेस बनते हैं एम वी स्क्वायर ओवर आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर। मेन जनरल फार्मूला तो एम स्क्वायर ओवर r ही है ना। जब भी आप किसी भी जगह पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे हमने वो मैग्नेटिक फील्ड में भी किया था, एम स्क्वायर ओवर r ही पुट करते हैं, तो एक जनरल मतलब एम स्क्वायर ओवर r ही है। लेकिन वो अगर स्पेसिफिक है तो फिर वो एम आर ओमेगा स्क्वायर है। मतलब एक इसका ये हिंट आप समझ लें, तो मैं ऐसे आपसे कह रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं वैसे, क्योंकि फिर यही है कि आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो वो साथ कोई ना बेस मार्क मिलेगा। बताएंगे। What exactly is उसके बाद दिस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अल्फा। अल्फा पति बात है, बाकियों में देख लीजिएगा। ये बाकी में नहीं है। A wave passes through a medium. Each particle of the medium performs 100 complete vibration in 5 seconds. What is its frequency? 20 बेटा 20 होगा। 20 होगा। हाँ सही है। 100 वाइब्रेशन इन 5 सेकंड। यहाँ से आपको क्योंकि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड और डिवाइड कर देंगे इस 5। लाइन से आपको पता चलेगा फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम पीरियड हो तो 1 ओवर कर दीजिए। In a periodic wave, distance between second and fifth crust is 15 centimeter. What is the wavelength? 5 सेंटीमीटर। ये आपने सॉल्व कर लिया। 3 लैम्डा हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवलिंग वेव, इट्स स्पीड इज और वेवलेंथ बताएं। 40 इक्वल टू f लैम्डा v ओवर लैम्डा f। इज इक्वल टू v ओवर f हो जाएगा। v ओवर f 300 40 आएगा सर। एक्स्ट्रा के एमसीक्यू होता है फिर तो हल भाई। फिर तो मौत। The points which are in phase are separated from one another through a distance of 1 वैसे अल्फा आंसर है इसका 1।
वन जी। वेवलेंथ होते हैं, हाँ, इन फेज। सर समझा दीजिए इन फेज का क्या मतलब है? ये ना, ये बेसिकली वो इन फेज आउट ऑफ फेज दिए ना, इन फेज का मतलब ये बेसिकली वो अप्लाई होता है उसमें जो बनाते हैं ना वेव फ्रंट। स्टेशनरी। सर ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, वैसे आपने करवाया नहीं था उस दिन, जिस दिन आपने टॉपिक करवा रहे थे मैंने आपको कहा था कि इन फेज आउट फेज वाला आपने कहा फिर हम आगे जाके करेंगे, आपने नहीं करवाया था। नहीं, इन फेज आउट फेज वो सारे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। नहीं ये इन उसमें भी फेज आता है अगर ना, होगी वेव्स वाला जो टॉपिक है जो जिसमें नहीं, ट्रांसवर्स वेव्स उसमें भी आता है। बात सुने ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो सारा इन फेज है, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो आउट ऑफ फेज है। मैं आपको दोनों में रिलेट, अगर वो 0 पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह हो तो 0 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में सारा इन फेज है, डिस्ट्रक्टिव में आउट ऑफ फेज है, ये याद रखें। सर सिंपल इन बात फेज है। आउट फेज होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट दे दे बस। बच्चे इन फेज आउट फेज, एक चीज याद रखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज है वो इन फेज है और डिस्ट्रक्टिव में आउट ऑफ फेज है। ये बात आगे समझ। जी सर। यानी अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो आउट ऑफ फेज है, अगर जीरो या इवन इंटीग्रल हो तो इन फेज है। तो इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वेव है। सर लैम्डा बाय 2 का ओड इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लैम्डा का नहीं। लैम्डा का तो ओड होगा तो वो तो फिर इन फेज ही होगा ना। साइन और फेज पाई में होता है, वो पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हो, मैं फेज अभी बता रहा हूँ। हाँ जी, फेज में पाई सर 3 पाई 5 पाई डिस्ट्रक्टिव है और पाई 2 पाई 3 पाई कंस्ट्रक्टिव। अब मैंने फेज की बात की है, वो पाथ लैम्डा हमेशा पाथ डिफरेंस में आता है। सर आप पाई की बात कर रहे हैं या लैम्डा की बात कर रहे हैं? भाई मेरे पाई 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 ठीक हो गया, ठीक है सर। सारे का नाम एक बात कर वो लग रहा है। जी सर। आप तो सारा का नाम एक बात है यार। नहीं नहीं सर, कोई कोई मसला नहीं। सही है। और हो सकता है आपको सुनने में मसला हो तो सिर्फ पाई को डिफरेंस कर रहे हैं। अच्छा ये फेज इसके क्या है भला, ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, 270 360 ये फेज है। एक वेव आती है जो इसके यहां से आकर इसके साथ मिल जाती है और सेकंड वेव इसके साथ इस तरह सुपरपोज हो जाती है, ठीक है। और इनके दरमियान दोनों दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो क्या होगा, 0। ठीक है। इसी तरह एक और वेव आती है, वो यहाँ की बजाय यहाँ से आगे, ये एक वेव ये जो आगे जा रही है पीरियोडिक है, ये प्रोग्रेसिव है पीरियोडिक वेव है। दूसरी एक वेव यहाँ से आने के बजाय यहाँ से आगे स्टार्ट होती है इसके साथ, ठीक है। तो देखें इसमें भी क्रस क्रस के साथ है, ट्रफ ट्रफ के साथ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इस केस में जो फेज डिफरेंस है वो 0 और इस केस में पहली वेव का फेज यहाँ पे कितना है, 0। और पहली वेव का पहली का 1 लैम्डा 0 है सर, पहली का भी बुकिंग का एंड होगा। तो ये 0 से लेकर यहाँ तक पहली वेव 360 डिग्री 2 पाई तक कंप्लीट हो गई पहली वेव। ये वेव का वेव ने आपने आपको दोबारा रिपीट करना है, ये जो डॉटेड लाइन है ये दूसरी वेव है, ठीक है। नजर आ रहा है आपको इससे? नो सर सही नजर नहीं आ रहा। तो कोई अजीब साइंसदान हो आप लोग, पहले बोलो मुझे। ये वेव है, ये 0 है, ये कितना है 2 पाई 360 और ये कितना है पाई। पाई, ठीक है ना। यही वेव आगे मूव कर रही है, जी। ठीक है। अच्छा जब एक सेकंड वेव आती है वो इसके साथ यहाँ से आगे कंबाइन होती है। ये जो डॉटेड लाइन है ये सेकंड वेव है, जो ये वाली जो मैंने बिल्कुल कंटीन्यूअस लाइन है ये फर्स्ट वेव है। तो यहाँ पे बताएं दोनों वेव, फर्स्ट वेव का जो फेज है वो भी 0 और सेकंड वेव का फेज वो भी 0, तो डेल्टा पाई 0 क्रस क्रस के साथ ट्रफ ट्रफ के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कहेंगे इन फेज। अब सेकंड केस में इस तरह होता है कि जो फर्स्ट वेव है ये जा रही है आगे तक ट्रेवल कर रही है, जो सेकंड वेव है वो यहां से स्टार्ट होने के बजाय यहां से इसके साथ कंबाइन होती है। अब यहाँ पे बताएं फर्स्ट वेव का फेज कितना है 0 0, तेरे में 0 मार्क्स है। सर दूसरे वाले का 0 है।
अच्छा फर्स्ट का 2 पाई फर्स्ट का कितना है यहाँ पे 2 पाई 2 पाई, और सेकंड वेव यहाँ से जो आगे मिली है तो सेकंड वेव का क्या है 0 0। तो जब डेल्टा पाई करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई, 2 पाई आएगा ना। हाँ जी With जब respect 2 पाई है तो प्लस के साथ ट्रफ के साथ, ठीक है, 0 हो या इंटीग्रल इवन इंटीग्रल मल्टीपल पाई हो तो क्रस के साथ होगा, ट्रफ के साथ। इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे और हम ये कहेंगे ये दो वेव इन फेज है। सर अगर वो पॉइंट्स इनमें डिफरेंट मतलब रैंडमली प्लेस करके हमसे पूछता है कि ये पॉइंट्स इन फेज या आउट फेज, उसको कैसे करना है फिर? कैसे पॉइंट्स मतलब एक आप इधर लगा दें, इसकी जो पहले वाली वेव की क्रस्ट पे लगा दें और दूसरी वाली की जो फिर तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। आउट फेस बता दो सर। आउट ऑफ ये पॉइंट में बता देता हूं आपको। पॉइंट नंबर 1 को यहां पर बताता है, ठीक है, वो कहता है यहां पे है, हाँ जी ठीक है। अब वो कहता है कि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। आप बताएंगे ये दोनों पॉइंट इन फेज है या आउट ऑफ फेज है, तो इनके फेज को आपने माइनस करना है, ठीक है। अगर वो इंटीग्रल इवन इंटीग्रल मल्टीपल पाई होगा तो वो इन फेज है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। सही या ये दूसरी वेव है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर है। क्या ये दोनों इन फेज हैं? ये ऊपर की तरफ जा रहा है 90 की तरफ, ये जा रहा है 180 की तरफ, तो ये भी आउट ऑफ फेज होंगे, ठीक है। इनके आपने फेज देख लेने हैं, फेज से आपको पता चल जाएगा वो कंडीशन आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है। बात समझ आ गई? सर वो आपने अभी ये कहा है कि इवन इंटीग्रल मल्टीप्ल होगा तो इन फेज होगा। बच्चे 0 या इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो वो इन फेज होंगे, उस वक्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, वो इन फेज उस वक्त उसे इन फेज कहेंगे, जी ठीक है। एक ये वाली वेव है, एक सेकंड वेव आती है, वो आगे यहां से कंबाइन होती है। अब इस केस में देखें, ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव है। फर्स्ट वेव का यहाँ पर फेज क्या है? पहले तो देखेंगे यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिल रहे हैं, ऐसे ही है ना। जी तो यहाँ पर फर्स्ट वेव का फेज कितना है? ये 270 270 और इसका वेव इसका कितना है? 90 90। तो 270 माइनस 90 कितना आएगा? 180 डिग्री, यानी पाई, ठीक है। और इसका मतलब है अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो तो क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और इस फेज को कहते हैं आउट ऑफ फेज। बात समझ आ गई? जी सर। तो यही आपने पाथ डिफरेंस अप्लाई करना है, उसकी कंडीशन को देखकर इस तरह उसको सॉल्व कर लेना। अच्छा जी, 21 करना है 21 जी। अच्छा जी। A car of mass is moving with speed, brake of mass and specific capacity used to stop the car. Specific heat brake. If half of the kinetic energy of the car is absorbed by the brake, then what is the increase in temperature of the brake? QMC ये आएगा MC डेल्टा T is equal to kinetic energy। इसमें हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आ रहे हैं, तो MC डेल्टा T is equal to kinetic energy, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। सर उसकी हाफ, और उसमें अब आपने डेल्टा T फाइंड करना है जब काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो MC डेल्टा T is equal to काइनेटिक एनर्जी बाय हाफ, वहां से आपने डेल्टा T फाइंड करना है। अल्फा बनता है इसका। तो सॉल्व करना पड़ेगा। बीटा आंसर दिया। काइनेटिक एनर्जी जो हाफ कब होगी? इसका अल्फा बनता मैंने किया था। हाँ सर 1/4 mv² हो जाएगा ना, हाफ mv² को 2 से डिवाइड करते हैं 1/4 mv² हो जाएगा। यस सर, अल्फा ही मिलेगा इसका। MC डेल्टा T is equal to M, ये कैपिटल M है, ठीक है, mv² by 2 सर ब्लैक बोर्ड है। -2 क्या कह रहे हैं?
ब्लैक मार्कर। ये लाल लाल नजर नहीं आ रहा। MC डेल्टा T काइनेटिक एनर्जी हाफ किसमें होगी? इसको हम लिखेंगे mv स्क्वायर बाय 4 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा सर। और हाफ एम स्क्वायर होता है ना हाफ kinetic ऑफ energy। द काइनेटिक एनर्जी। हाँ ये 4 हो जाएगा, ठीक है। हाफ होगी तो हाफ mv स्क्वायर, यहाँ से हम डेल्टा T फाइंड कर लेना है। mv स्क्वायर और 4 सर जो m वो कैपिटल लिख देंगे क्योंकि कैपिटल कहा हुआ है उन्होंने। इसको चले जो भी है वो देख लें वहां से क्या है। हाँ वो कैपिटल लिखा ही है जिसे, हाँ सही है, गौर करने वाली है। सर उन्होंने आंसर सर उन्होंने आंसर जो है ना वो बीटा दिया हुआ है। गलत दिया हुआ है इसका मतलब। mv स्क्वायर ओवर 2, ये तो वैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है जी गलत है ना फिर। एक मिनट PMC या फिर मतलब तो किसी की पीएमसी की academic- अपनी नहीं, वो किसी वेबसाइट वगैरह नहीं बनाई होगी क्योंकि ऑफिशियल पेपर में तो की नहीं थी। हाँ ऑफिशियल पे तो नहीं है। अभी देख लेते हैं ना, बाद में कोई मसला ना हो। Shit. नहीं दिया हुआ नहीं, mv स्क्वायर बाय 2 आ नहीं सकता ना, वो तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, लेकिन हाफ होना है। ओहो यार, और पेज नंबर कौन सा था? हाँ मिल गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? 500 इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज्ड टू हीट 1 kg ऑफ वाटर विदाउट एनर्जी लॉसेस, स्पेसिफिक हीट गिवन है, व्हाट इज द टाइम टेकन। हाँ जी ये सिंपल है, mc डेल्टा t बाय t से आपने डेल्टा t फाइंड कर लेना है, हो जाएगा। Yes sir. कंटेनर इज फिल्ड विद ऑक्सीजन हीलियम एट सेम टेंपरेचर, मोलर मास गिवन है, इसकी स्पीड फाइंड करनी है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। क्या आंसर आएगा इसका? अल्फा ये तो सॉल्व कर लेना है। अल्फा आएगा। 2 point charges are at the same distance d if the सर force between 24 रह गया 24। 24 कौन सा है? आइसोथर्मल सिस्टम हैज कांस्टेंट अच्छा आइसोथर्मल सिस्टम है कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट इसमें? टेम्परेचर। 2 चार्जेस का डिस्टेंस d है, फोर्स अगर f है, और अगर चार्जेस का डिस्टेंस 3d हो जाए तो फोर्स क्या होगी? बीटा आंसर और 9 f over 9 हो जाएगी। अच्छा जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर चुके हैं, ग्रीक वर्ड ये आपके इसमें नहीं है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेलेनियम, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। सर ये कहाँ से दिया उन्होंने जीरोज और ग्राफोज और सेलेनियम का? ये पंजाब में ना वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे वो प्रिंटिंग मशीन वाली है। हाँ वो प्रिंटिंग मशीन वाली है। है ये। लिनियम वाले का सिर्फ ऐसे है कि चार्ली है। क्या यस सर। क्या सेलेनियम का चार्ली है, सेमीकंडक्टर। सिलीनियम सेमीकंडक्टर नहीं है सर फोटो शायद सिलीनियम इंसुलेटर है, इस पे जब लाइट फॉल करती है, ये फोटो कंडक्टर है, ये फोटो semiconductor कंडक्टर। नहीं है। इस पे जब लाइट फॉल करती है इलेक्ट्रॉन को मिक्स करते हैं। सर टेक्निकली वो सेमीकंडक्टर ही जाते हैं, क्या उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना। नहीं नहीं वो टेक्निकली सेमीकंडक्टर नहीं बनता, सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट, सेमीकंडक्टर का जो डिजाइन वो सब कुछ डिफरेंट है। सेमीकंडक्टर जो है वो हमेशा बनता होता है डोपिंग से। सर ये तो प्रिंटर्स वाले टॉपिक से आया हुआ है ना, फर्स्ट वो खैर है, फील करें। Stator of phase shifting transformer for use in conjunction with dash and AC potentiometer है, ये वो बीटा टू आउट ऑफ फेज। सिलेबस। सर वैसे देखा जाए एसी में 2 फेज ही होते हैं। नहीं ऐसे में 3 फेज भी हो सकते हैं। तब पोटेंशियोमीटर तो इंक्लूड नहीं है ना? क्या पोटेंशियोमीटर नहीं है सर सिलेबस। पोटेंशियोमीटर तो नहीं है। ये आउट ऑफ सिलेबस हुआ।
That is the dash is a source of electrical energy having fixed polarity and terminals. बैटरी बैटरी, हाँ, उसकी polarity terminals जब fix होते हैं. Two wires same length but different diameter when they connected in series across a battery, heat generated when connected in parallel, same battery heat generated is to them. Heat generated का formula I square R P. अगर सीरीज में होंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी और अगर पैरेलल में तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी. इसका मतलब पैरेलल में हीट जनरेट जो है वो कम होगी. H2 है लेस देन H1 होगा. ये आंसर है. जी सर यही आंसर तो इसमें चार्ली और डेल्टा ऑप्शन सेम है ना? चार्ली और डेल्टा चार्ली है जी H1 ग्रेटर देन H2 और डेल्टा है H1 ग्रेटर देन H2. हाँ जिंदाबाद. एम से वाला मतलब कुछ किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल नहीं. ये बस इसका आंसर क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए होते हैं. दोनों इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल दोनों ही होते हैं. तो फोर्स एक्ट ऑफ करंट के लिए कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन पैरेलल या एंटी पैरेलल. मैग्नेटिक परमेबिलिटी है जो ना डिस्कस हो गया. मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड 0. ये भी आपको जीरो जीरो तो नहीं होता. नहीं, आउटसाइड का अप्रोक्सीमेटली 0 होता है. उसकी स्ट्रेंथ इतनी वीक होती है वो 0 ही कंसीडर होती है. ओके इज इट पॉसिबल टू विजुअलाइज मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस? नो नहीं. तो कर नहीं सकते वो मैग्नेट के साथ आप वो करंट लेवल निकाल दें. विजुअलाइज मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस. वो तो हम हाँ मैग्नेट के साथ भी कर सकते हैं और उसका वो एक फोटोग्राफिक. अच्छा नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ फ्लक्स लाइंस है, वो तो फील्ड लाइंस होती है ना. हाँ वो फील्ड लाइन जो है फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन तो वही हो जाती है. बन जाती है. वैसे आंसर क्या है जिसके पास की है? वैसे इसका फर्क होगा. Yes, directly we can see. No, we need microscope. No, इसका डेल्टा इसका डेल्टा हाँ, होगा. वो फील्ड लाइंस कर सकते हैं. हाँ. EMF is equal to minus and delta. ये क्या है? Faraday's law. Lenz law refers to Induced इंड्यूस्ड करंट current. current. हाँ जी. और ये closed circuit पे apply होता है. For 100% efficient step down transformer, चार्ली इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट पावर. input power is equal to same as output power. Device that consume electrical energy in the external circuit of generator is known as मोटर लोड. load. Consume electrical energy load करता है. मैंने भी लोड हाँ ठीक है. लेकिन उन्होंने ना मोटर दिया आंसर. चलो. मोटर तो बनाती है. हाँ मोटर में सर में मारो जाके. A full wave rectifier is operating from 50 Hz fundamental frequency ripple will be कितनी डबल हो होगी? जाएगा 100. 100 Very good. Majority charge के लिए P type या कोर्स में नहीं. Holes. होल्स होल्स Break down region zener behave as. जी आप zener diode वैसे आपके कोर्स में नहीं है. सर ये किस बुक में है? Zener. ये ये zener तो मैं diode फेडरल में शायद हो. फेडरल में है क्या? वैसे आंसर क्या होगा इसका सर? पता नहीं. zener Q diode में मुझे क्या? पता नहीं. Q में क्या उन्होंने लगेगा? उन्होंने दिया हुआ कांस्टेंट वोल्टेज दिया हुआ आंसर. कर रहा है नहीं. सर फिर इस तरह के तो आएंगे ना. बच्चे अभी चेक कर लेते हैं. या मुझे zener diode खुद भी याद नहीं है. मैंने वैसे zener diode एमएससी में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी उसमें पढ़ा था जाके. ये नहीं इसकी सारी फॉर्मेशन वगैरह ये zener diode बनते कैसे हैं, डायोड बेसिकली बनते कैसे हैं, बड़ा उसका शौक होता था कि ये इस तरह की चीजों का सर बहुत आपने है. सर आपने फिर क्यों नहीं किया इसे? क्या कह रहे हैं? आपने हाँ, आगे क्या क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स में? zener diode एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बिहेव करता है ब्रेकडाउन रीजन में. Constant voltage या constant resistance? कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स. की में भी बीटा है. क्या? पूछ रहा हूँ मैं कि की में बीटा है, मतलब जिसके पास किया है तो वो बता दे. हाँ हाँ कांस्टेंट वोल्टेज है.
constant voltage source behave करता है. If temperature of diode increases then leakage current will, हाँ ये सही है, अच्छा MCQ है. टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डायोड की रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, लीकेज करंट बढ़ेगा, लीकेज करंट इंक्रीज होगा. ठीक है. वाइट लाइट गिव स्पेक्ट्रम आफ्टर ऑकरिंग. डायफ्रैक्शन इसमें डायफ्रैक्शन भी हो सकता है और इंटरफेरेंस तो नहीं. रिफ्लेक्शन जब होती है, रिफ्लेक्शन में नहीं ये नहीं हो सकता, वो रिफ्रैक्शन और ख्याल होती है. ये तो वो प्रिज्म के जो करते हैं वो डायफ्रैक्शन ही कहते हैं ना उसको, डायफ्रैक्शन बल्कि वो जो उस होल से करते हैं. हाँ बेसिक डिस्पर्शन है ना, वो डायफ्रैक्शन ही हाँ. सही है. Yes, sir. Photocell is similar to Alpha. photoelectric effect. फोटोसेल जो ये लाइट को, ये बस बाइस में वर्क करता है, लाइट को डिटेक्ट करने में यूज होता है. कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन इज गिवन बाय आइंस्टाइन. वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने दिया था. दिया क्योंकि इक्वेशन आइंस्टाइन की है ना. देख लेना इसका आंसर. इलेक्ट्रॉन shows purely a dash when free. इलेक्ट्रॉन फ्री है. अच्छा फ्री में ये है कि जब वो मूव करता है तो वेव नेचर होगी, वेव नेचर. सर नहीं, टकराने की तो उन्होंने कहा ही नहीं. क्या चीज फ्री दो मूव नेचर, फ्री मूव कर रहा है ना वो, तो वेव नेचर नहीं होगी. इंटरेक्शन के ऊपर पार्टिकल बन जाते हैं ना. when purely when free. वे भी होगी सर. वेव नेचर होगी. फ्री का मतलब है मूव कर रहा है. जब पार्टिकल मूव करता है तो वेव की तरह बिहेव करता है, जब वो कोलाइड करता है तो वो एज ए पार्टिकल होता है. सही है. ये क्या है? मुर्गियां लग रही है. मुर्गी की आवाज ऐसी तो नहीं होती. ये वो लोग हैं जिन्होंने एंटी टेस्ट देने के बाद इसमें की बातें निकाल दी है. अल्लाह माफ करे, फजूल कोई काम हो रहा है, बंदा चार को सीख ही ले. पहले उधर वाला कड़ी देंगे. अच्छा जी. इलेक्ट्रॉन शोज, हाँ ठीक है, वेव नेचर होगी. फ्री है तो फ्रीली मूव कर रहा है. ये देख लें डुअल नेचर है या वेव नेचर है इसका आंसर. यस सर वेव नेचर है. half life of radiation active element is that period in which half of the atom. डीके ये हो जाएंगे. सही है. Iodine 131 used to trace cancer of thyroid. ऑलराइट. हाँ thyroid. ये याद करना, ये मैंने आपको फिर कह रहा हूँ कि ये बायोलॉजिकल फैक्ट्स में जो यूनिट्स हैं, क्या वैल्यू किस चीज को डैमेज कर सकती है, इस चीज में एमसीक्यू उन्होंने देने हैं रात में, क्योंकि उन्हें पता होगा कि बच्चों ने इनको और से नहीं पढ़ना. और जो राइट साइड में जो बने हुए हैं वो ये चीजें सारी आपने अच्छी तरह देखनी है. हाफ लाइफ ऑफ AU is 2.7 a. What will be the activity of 1 mg of 198? What will be the activity of 1 mg? इसको किया सॉल्व किसी ने. हाफ लाइफ गिवन है, एक्टिविटी 1 मिलीग्राम की एक्टिविटी फाइंड करनी है. क्या याद है पूरा. सर ये इसमें ये फार्मूला तो नहीं लगेगा कि a नॉट ओवर मतलब हाफ n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर मतलब हाफ लाइफ 2.7 डेज दी हुई है, लेकिन फिर हमें वो भी तो नहीं ना पता n का मतलब. नहीं, वो हाफ लाइफ जो दिया उसके बाद कब तक ये मेजर करना है. सही नेट पे है कुछ. नेट से मैं देखता हूँ. खैर अभी पहले मुकम्मल कर लें, टाइम थोड़ा है. सर पूरी स्टेटमेंट. वैसे पूरी स्टेटमेंट नहीं है, थोड़ा सा भी लिखे तो वो आगे कुछ ना कुछ खोलेगा, आपको वहां से पता चल जाता है गूगल से कि ये स्टेटमेंट है कोई और है. व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी न्यूट्रॉन बीटा डिके. ये फाइंड करनी पड़ती है एनर्जी का, ये आपके कोर्स में नहीं है. अगर किसी ने करना है तो वो न्यूमेरिकल है, उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी फाइंड कर ले. जो न्यूट्रॉन बीटा डिके में न्यूट्रॉन है और उसके बाद ये किस किस में कन्वर्ट होता है. सही किलो गीगा और टेरा लिखा हुआ है ना. जी ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ गीगा और टेरा की बात की हुई है ना. हाँ जी. गीगा 9 है, टेरा 12 है.
हाँ जी wave number of a photon in bracket series 9/400 are, then electron transited from orbit with quantum number. n की वैल्यू फाइंड करनी है, वेव नंबर ऑफ ए फोटोन यानी 1/λ, ये है 9/400 r। सर ये 4 होगा इसका। कैसे फाइंड किया है? सर मैंने ये टेबल याद किया हुआ था, पता नहीं मेरे माइंड में 4 आ रहा है अभी फिर। हाँ, की में क्या है इसका? डेल्टा की 5 5 है की में। मैं देख लेता हूँ। एक मिनट ठहरे, ये 1/λ है 9/400 r, तो लैम्डा हो जाएगा 400 और 9। सर आर क्या है यहाँ पे? r तो रेट का कांस्टेंट है। तो उसकी वैल्यू पुट करें? हाँ जी, नहीं उसकी वैल्यू नहीं, ये तो नेट से देखता हूँ, तो किसी शॉर्टकट से ही होगा। सर इसका 5 ही आता है। कोई है शॉर्टकट आपके पास इसका? यस सर, ये मैंने ना फार्म, ये हमने इस तरह करना है कि लाइक इसमें हमने मैक्सिमम वेवलेंथ बतानी है। तो वो जो इक्वेशन है ना 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p² माइनस 1 जो है, तो इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम आएगी ना वो 400/9 है। ये टेबल बना हुआ था तो उसमें लिखा हुआ था 5 ही ये आएगा। वही वाला है जो मैंने भेजा है। पता नहीं सर, वो मैंने नहीं देखा, ये मेरे पहले का नोट किया हुआ था। नहीं वो वही वाला है जो मैंने भेजा है या कोई और है, मुझे ये बताओ। तो मैं उससे तो देख वही, लेता हूँ। पता नहीं शायद वही हो, मैं आपको सेंड कर देता हूँ एक सेकंड। ये आ गया मेरे पास, आंसर निकल आया, नेक्स्ट से निकल आया। खैर और n इज इक्वल टू 5 आंसर है। ये मैं बताता हूँ कैसे उन्होंने सॉल्व किया है। बच्चों वो उन्होंने वो फार्मूला लगाया पूरा, उस फार्मूले से सॉल्व किया है। जी ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्व अब आपने करना है। RH 1/p² 1/p² माइनस 1/n² है ना, जी। तो ये सारी जो वैल्यू है ना, ये सारी वैल्यू 9/400 है, 1/λ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 9/400 इज इक्वल टू r। अब सीरीज कौन सी है बोला? ब्रैकेट सीरीज है ना। जी सर। ब्रैकेट सीरीज में p की वैल्यू होती है 4, 1/16 माइनस 1/n²। यहाँ से अब आपने n फाइंड करना है। सर आर ना लगाते क्योंकि वो 9 और 400 ऊपर आर भी होगा उसका, तो हाँ, ये r से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपने n फाइंड करना है, यानी कि आपने r से कैंसिल होगा, 1/λ की वैल्यू यहाँ लिखी, p की वैल्यू आपको सीरीज से पता चलेगी, n आपने फाइंड करना है। बड़ा अच्छा एमसीक्यू है यार। मुझे समझ आ गया कैसे करना है? जी सर। ये कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरा इसकी फर्दर। चलो बच्चों, लेक्चर अब ओवर हो गया। तो 2 एमसीक्यूज रह गए थे, वो भी करवा दें। यार मेरा हाथ लगे फिर ऊपर चला जाता है। लॉन्गेस्ट है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। और शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट क्या है, आपको शॉर्टकट बताया तो उससे आपने उसको आपने अप्लाई करना है। सर नहीं समझ आई इसकी। यार लॉन्गेस्ट को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना बाल्मर नहीं सीरीज। नहीं है, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट दोनों पूछी हैं। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट है ना, लॉन्गेस्ट निकलेगी कंसेक्टिव शेल्स में जब वो 2 से 1 में आएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उस वक्त निकलेगी जब वो इंफिनिटी से आएगा। तो दोनों के आपको वो मैंने लिखवाए हैं शॉर्टकट्स, वो अप्लाई कर दो। वो तो सही हो गया, लेकिन उन्होंने वैल्यूज लगा के आंसर निकाला हुआ, जैसे आंसर 900। हमने एम्स्ट्रॉन्ग में पूछे ना, हमने तो आर में नहीं वो याद की थी। यस, हमने तो आर में की है। तो आर में है तो वैल्यू आती क्या है? अल्फा है सर की में। चलें यार, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर हो गया है, कल कंटिन्यू यहीं से करेंगे इंशाल्लाह इसको। बायोलॉजी वाले सर आए हैं? हाँ जी वो आ रहे हैं। ठीक होगा सर।
चलें जी, कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, जी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, फिर अगला जो है वो भी करेंगे टेस्ट। सर कल लास्ट जी कल लास्ट लेक्चर है, सेकंड लास्ट? मुझे पता नहीं, ये मैंने कहा लास्ट हो या सेकंड लास्ट होगा, कोई नहीं, आप उसको करें, जो ना समझे मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा या नेक्स्ट को सर्च कर लें। तो ठीक है, ओके बच्चों। अगर ये आउट ऑफ बुक एमसीक्यूज ना है ना सिलेबस पे, फिर आसान ही था। हाँ जी। क्लास लग गई?